नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इससे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है। और इस अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके बीच मौजूद रहते हैं। अपनी इस खास पेशकश के माध्यम से इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन के माध्यम से हम हर दिन एक विषय को लेकर आपके बीच मौजूद रहते हैं और कानूनी सलाहकारों के माध्यम से आपकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करते हैं। आज जिस विषय के साथ हम बात करने जा रहे हैं वो आपराधिक मामलों को दर्ज कराने की प्रक्रिया से संबंधित है। इस विषय से संबंधित कोई सवाल है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज का विषय एक बार फिर दोहराते हैं, आपराधिक मामला दर्ज कराने को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया है। इस विषय से संबंधित कोई सवाल है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, शो के माध्यम से आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ बेहद खास मेहमान अजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं प्रयागराज से। आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। बहुत स्वागत है अजय जी आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपराधिक मामलों में एफआईआर दर्ज कराने को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया है? आपराधिक मामलों में एफआईआर दर्ज कराने का एक सिंपल प्रोसेस है। आप कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑफेंस के बारे में कंसर्न थाने में जाकर एक एप्लीकेशन दे सकता है। इन केस मान लीजिए किसी परिस्थिति में अगर आप उस कंसर्न थाने में जाके नहीं दे सकते हैं तो आप किसी भी थाने में उस क्राइम को रिपोर्ट करा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप एग्रीव्ड हो उस ऑफेंस से या नहीं। एनी बायस्टैंडर कैन ऑल्सो लॉज एन एफआईआर। ये हो गया एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सीआरपीसी का फर्स्ट स्टेप जो कि नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फॉलो होगा जी। बट इन केस मान लीजिए कि आपकी एफआईआर नहीं दर्ज हो पा रही है तो सबसे पहला स्टेप है आप एसएचओ और एसएसपी को एक स्पीड पोस्ट के थ्रू अपना ग्रीवांस एक लेटर पे एक पेपर पे लिख के सिंपल एप्लीकेशन में किसी भी लैंग्वेज में जो भी आपको आती हो, हिंदी या इंग्लिश या फिर जो भी आपकी रीजनल लोकल लैंग्वेज है आप उसमें लिख के दे सकते हैं। तो ये पुलिस वालों का काम है दर्ज करना जी। इसके बाद अब आता है कि मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो ओरली भी अगर कम्युनिकेट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि आप थाने पे गए, आप इलिटरेट हैं, आपने थाने वालों से बोला कि मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता है। जैसे अमूमन कई बार ग्रामीण परिवेश के लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता है जी। तो वो ओरली एसएचओ को या जो मुंशी वहां पे हेड कांस्टेबल होता है थाने में उसको ओरली अपनी बात बता सकते हैं जी। ये उस कंसर्न थाने की जिम्मेदारी है कि उसको वो लिखे, लिखने के बाद पढ़ के सुनाए वादी को और फिर उसके बाद मुकदमा दर्ज करे जी। ये एक स्टेप हो गया। इसके बाद मान लीजिए कि आपका थाने में नहीं हो रहा है तो आप एसएचओ एसएसपी के यहाँ एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप एसएसपी से मिल भी सकते हैं कि हमारी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है। उसके बावजूद अगर आपकी एफआईआर नहीं दर्ज होती है तो अब आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं। एक 156(3) सीआरपीसी, इसमें आप इलाका मजिस्ट्रेट के यहाँ, जिस भी जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के यहाँ वो कंसर्न थाना आता है वहां पे आप एक एप्लीकेशन मूव करेंगे अंडर सेक्शन 156(3) और उस पे फिर मजिस्ट्रेट एक डायरेक्शन देता है थाने पे जी कि इसमें अगर कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो बताया जाए और अगर रिपोर्ट आती है कि हाँ दर्ज हुई है तब तो कोई बात नहीं, उस एप्लीकेशन को वहीं डिसमिस कर दिया जाता है। चलिए बिल्कुल, और भी हम तमाम बारीकियों को समझेंगे। साथ ही साथ अपने दर्शकों से हम अपील भी बीच बीच में करते हैं ताकि अगर किसी भी तरह की जानकारी का अभाव अगर आपके सामने है और आपको लगता है कि उस संबंध में आपको जानकारी चाहिए तो आप बेझिझक हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। उमेश जी पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। उमेश जी आवाज़ पहुँच रही है? चले शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार फोन लाइन्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन 2 नंबर्स में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। मैं अजय सिंह जी एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, यदि अपराध संज्ञेय श्रेणी के दायरे में आता है तो क्या ये पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है? क्या ये अनिवार्य होता है कि पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करनी ही होगी?
ऑब्वियसली ये तो एकदम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, बट कई बार ऐसे संज्ञेय अपराधों के बावजूद पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती है। उसके कई कारण हो सकते हैं, जी जी, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, कुछ प्रेशर भी हो सकता है, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस जिस वजह से पुलिस नहीं दर्ज करती है। जी। बट अमूमन जो बहुत ही सीरियस और इस तरीके के ऑफेंस होते हैं उसमें पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है। और यदि अपराध संज्ञेय नहीं है तो क्या फिर एफआईआर नहीं लिखी जाएगी? फिर क्या प्रोसेस होता है? नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट एक एनसीआर कही जाती है, वो आप लॉन्च करा सकते हैं। उसके बाद उसमें पुलिस वाला विवेचना करता है। अगर उसमें विवेचना में ये पाता है कि कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, तो फिर उसमें फर्दर वो एक चार्जशीट बना के मजिस्ट्रेट के यहाँ भेज सकता है जी। बट अगर ऐसा उसको इन्वेस्टिगेशन के बाद लगता है कि नहीं, इसमें चार्जशीट की कोई जरूरत नहीं है, तो वो फिर एनसीआर वहीं पे क्लोज हो जाती है। एंड एनसीआर इज मोर ओवर लाइक अ इंटीमेशन। कई बार आपको कोई अपराध होने का आभास है तो आपने थाने पे इंटीमेशन दे दिया कि उन्होंने मुझे धमकी दी है, वो कुछ ऐसा कर सकते हैं, किसी ने किसी को किसी भी तरीके की क्षति पहुंचाने की धमकी दी है जी। तो इस तरीके के अपराधों को एनसीआर में ही दर्ज किया जाता है। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ हावड़ा से दिलीप जी जुड़ गए हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। दिलीप जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, शायद संपर्क इनका भी टूट गया है, लेकिन हम लगातार अपने दर्शकों से इस बात को लेकर अपील करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और साथ ही एक अपील ये भी करते हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं उस वक्त आप अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद कर दें, ताकि आपकी आवाज़ हम तक बेहतर तरीके से पहुँच पाए और आपके सवालों का बेहतर तरीके से जवाब भी हम दे पाएँ। मैं अजय जी एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचता है, अगर वो संज्ञेय अपराध से संबंधित है, तो क्या किसी तरह का कोई शुल्क वगैरह भी देना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, किसी भी तरीके का कोई शुल्क नहीं देना है वादी को। और अगर ऐसा कोई भी डिमांड होती है, मान लीजिए आप थाने पे गए हैं जी, तो वो भी अपने आप में एक अलग ऑफेंस है, उसको फिर आप सीनियर ऑफिसर्स को रिपोर्ट करेंगे। किन किन बातों का ध्यान रखना और चाहिए बेस्ट तरीका वैसे अगर ये कोई है- जाता है व्यक्ति किसी मामले में अपराध दर्ज करवाने के लिए, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अमूमन तो वैसे किसी भी बात का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीआरपीसी कहता है इट इज जस्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। वो बहुत ही ब्रीफ हो सकती है, बहुत ही प्रिसाइज हो सकती है। जो ऑफेंस हुआ है सिर्फ उसके बारे में वो डिनोट करती हो, दैट इज इट। ये जरूरी नहीं है किसने ऑफेंस किया है उसका नाम लिखना जरूरी नहीं है। अज्ञात में भी एफआईआर दर्ज हो सकती है जी। बट अमूमन ऐसा देखा गया है कि पुलिस विवेचना में सहूलियत के लिए और अपनी मदद के लिए हमेशा वादी को ये सुझाव देती है और कई बार हल्का फुल्का दबाव भी देती है जी कि जब भी एफआईआर आप लिखा रहे हैं तो किसी न किसी व्यक्ति का नाम उसमें जरूर रहे जिसपे आपको शक हो। चले, लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी अगले दर्शक मुंबई से हमारे साथ हैं। अमित जी, सवाल कीजिए, क्या परेशानी? अमित जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चले, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम लगातार जिस विषय पर चर्चा भी कर रहे हैं और साथ साथ अपील भी कर रहे हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं, एक तो सबसे पहले अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद कर दें, क्योंकि टेलीविज़न का वॉल्यूम चालू होने के वजह से आपकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पाती है, जिसकी वजह से आपकी समस्याओं का निदान भी हम नहीं कर पाते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं आपराधिक मामलों को दर्ज कराने को लेकर प्रक्रिया की, कि कानूनन किस तरह से आपराधिक मामले को लेकर प्रक्रिया अपनाई जाती है। एक आम नागरिक होने के नाते इस विषय पर भी आपका जागरूक होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर अपराध कोई आपके साथ होता है तो ही आप इस तरह की शिकायत करा सकते हैं। अगर आपराधिक मामला है और संज्ञेय अपराध है तो इसकी सूचना कोई भी व्यक्ति दे सकता है, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी है। अजय जी, एफआईआर की कॉपी पाने का अधिकार एक शिकायतकर्ता को है क्या? जी बिल्कुल। जब भी कोई शिकायतकर्ता जो वादी है, जब वो एफआईआर दर्ज कराता है तो उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है वादी को। और ये कॉपी हासिल करने के लिए किसी तरह का कोई शुल्क देने के लिए बाध्य है शिकायतकर्ता? नहीं नहीं, किसी भी तरीके का एफआईआर दर्ज कराने का, एफआईआर की कॉपी लेने का, इन्फॉर्मेंट से किसी भी तरीके का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
और अब तो काफी डिजिटल हो गई हैं चीजें, तो ऑनलाइन भी आप एफआईआर को देख सकते हैं अपनी, और एक सर्टिफाइड कॉपी तो आपको विद इन 24 आवर्स मिल जाती है। एंड विद इन 24 आवर्स ज्यूरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट, जो इलाका मजिस्ट्रेट है, उसके यहाँ पे भी एक कॉपी एफआईआर की चली जाती है, सो दैट कि वो मजिस्ट्रेट की नॉलेज में रहे कि एक ऑफेंस रिपोर्ट हुआ है। अक्सर ये कहा जाता है कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर रही है, चाहे मामला संज्ञेय क्यों ना हो। ये कहकर पल्ला झाड़ा जाता है कि इसके कुछ साक्ष्य दीजिए तब हम आपकी शिकायत दर्ज करते हैं। अगर ये परिस्थिति किसी व्यक्ति के सामने निर्मित होती है जिसका उस अपराध से और जिस पर वो अपराध घटित हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर वो सिर्फ अपराध होते हुए देखता है, शिकायत दर्ज कराता है, तो क्या सबूत एकत्रित करना ये उस शिकायतकर्ता की जिम्मेदारी होगी या फिर पुलिस का जिम्मा है कि वो मामले को इन्वेस्टिगेट करे और फिर आगे कार्रवाई करे? क्राइम किसने किया है, कैसे किया है, एविडेंसेस, विटनेसेस, ये सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स की है, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है अपॉइंट। नॉर्मल ऑफेंसेस में सब इंस्पेक्टर जो होता है उस एरिया का, कंसर्न एरिया का, उसको उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया जाता है। और जहां पे भी क्राइम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट है, स्पेशल एक्ट्स हैं जहां पे भी इन्वॉल्व जी, वहां पे सर्कल ऑफिसर रैंक ऑफिसर को आईओ बनाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया जाता है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जो मैं नहीं कह पाया जी, कोई भी ऑफेंस कभी भी कोई देख रहा है, इन केस सड़क पे दो लोगों की मारपीट भी अगर कोई देख रहा है, तो कोई भी बाय स्टैंडर, बाय पासर जो पास से गुजर रहा है, जो वहां पे खड़ा है, वो 100 नंबर पे तुरंत फोन करके ये बात बता सकता है। वो 100 नंबर पे दी गई सूचना को भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट माना जाता है जी। और एक चीज अभी आपने ऑनलाइन उसका जिक्र किया था, तो ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया भी है क्या? ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया तो नहीं है अभी उत्तर प्रदेश स्टेट में। यहाँ पे जैसे कोई अगर डॉक्यूमेंट खो जाता है, इस तरीके की चीजों को आप ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं, बट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए अभी नहीं है। ये प्रयास चल रहा है एंड आई एम वेरी होपफुल कि शायद बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है, खासतौर पर उन मामलों में जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले एफआईआर दर्ज करे, उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस की भूमिका किस तरह की हो जाती है, पुलिस किस तरह से साक्ष्यों को एकत्रित करती है और कैसे प्रोसेस आगे बढ़ाती है, ये हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं। देखिए, इन्वेस्टिगेशन का कोई बाय बुक प्रोसेस नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर चाहे तो शुरुआत कर सकता है वादी के बयान से, जो कि सेक्शन 161 के अंडर वो रिकॉर्ड करता है। अगर वो चाहे तो वादी का बयान न ले, जो एफआईआर में लिखा गया है उसी को वादी का बयान मान ले और अपनी विवेचना शुरू कर दे। जहां पे भी अपराध कारित हुआ है वहां पे जाकर अगल बगल के लोगों से, पान वाले, चाय वाले, आसपास के दुकानदारों से, उस वक्त मौके पे जो लोग हैं, या अगर उस लोकेशन को कवर करता हुआ किसी के घर का या फिर सरकारी सीसीटीवी फुटेज है जी, तो वो उसको एग्जामिन करे और इन सारी की सारी चीजों को वो रिकॉर्ड पे लाए। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा, चूंकि मैंने सीसीटीवी फुटेज की बात की, तो इन केस मान लीजिए कि किसी के पास कोई सीसीटीवी फुटेज हो जी, तो उसको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है एज अ एविडेंस, कोर्ट ऑफ लॉ में उसको एक्सेप्ट कराने के लिए। तो वो एक अपनी अंडरटेकिंग भी दे सकते हैं, एक सर्टेन फॉर्मेट है इंडियन एविडेंस एक्ट में 65B सेक्शन में वो दिया हुआ है। उसमें आपको डिक्लेयर करना होता है कि ये मेरा सीसीटीवी है, इसे मैं मेंटेन करता हूँ, ये एकदम सही है, इसमें कोई हैम्परिंग टैम्परिंग नहीं हुई है जी जी। उसकी वजह से जो आप फुटेज दे रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी जो है बढ़ जाती है, फिर वो कोर्ट में एक्सेप्ट हो जाता है जी जी। नॉर्मली अगर आप कोई ऐसे वीडियो देते हैं तो उसका एक्सेप्टेंस बड़ा टफ हो जाता है। अक्सर ये आरोप भी अजय जी लगते हैं कि पुलिस पर, चाहे वो आपराधिक मामले हों या फिर संज्ञेय अपराध ना भी हों, ये आरोप लगते हैं कि फर्जी तरीके से लोगों को फंसा दिया गया। अगर ऐसी स्थिति किसी के साथ होती है कि जानबूझकर अगर किसी को फंसाया गया पुलिस इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, तो ऐसे पीड़ितों को बचाव के लिए क्या कुछ तरीका है, उनका बचाव कैसे होगा? हेलो अजय जी, आवाज पहुंच रही है आप तक?
चले हम अपने दर्शकों से भी साथ साथ अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपराधिक मामले दर्ज कराने को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया है, इससे संबंधित आज का हमारा विषय है। इस विषय से संबंधित कोई सवाल है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो आप बेझिझक हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है और इस शो के माध्यम से हम हर दिन ऐसे विषय को लेकर आते हैं जिसके बारे में आपका जागरूक होना बेहद ज़रूरी है, आपको जानना बेहद ज़रूरी है। फ़ोन लाइंस लगातार टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं और जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। और आज जो हम चर्चा कर रहे थे कि आपराधिक मामलों को दर्ज कराने को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया है, अजय सिंह जी ने आपके सवालों का जवाब दिया और ये बताया कि अगर शिकायत संज्ञेय है तो इस मामले को लेकर कोई भी व्यक्ति अपनी कंप्लेंट पुलिस के सामने कर सकता है और ये ज़रूरी नहीं है कि पुलिस उस पर इस बात का दबाव बनाए कि आपको ही साक्ष्य लाना। ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि अगर संज्ञेय अपराध हुआ है, उसकी सूचना अगर कोई भी व्यक्ति देता है तो ये पुलिस की पहली जिम्मेदारी है कि वो FIR दर्ज करे और इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन इसके लिए आपका जागरूक होना बेहद ज़रूरी और इसीलिए हम रोज़ाना आपके बीच मौजूद रहते हैं अपनी इस खास पेशकश के साथ। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।